हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो है आज जो है 15 और 16 अगस्त की। कल ये सीरीज नहीं हुई थी, तो कल की और आज की दोनों इसी में है। तो आइए देखते हैं कल और आज में क्या क्या न्यूज़ थी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले यही बताऊंगा, पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसे स्कैन करके या फिर ये सर्च करके ज्ञानपीठ_CSC। अब देखते हैं क्या क्या न्यूज क्या क्या चर्चा में रही। पहला क्या था, वही जो अपन पहले से बात कर रहे हैं कि अमेरिका अमेरिका और रूस के बीच एक चर्चा होने वाली है अलास्का में। तो उसमें क्या क्या परिणाम हुआ ये। एक तो अमेरिका कह रहा है कि जो यूक्रेन की जो भी भूमि रूस के नियंत्रण है वो रूस छोड़ दे तो कोई चर्चा होगी। तो रूस ऐसा करने से मना कर दिया, 19 पर ऐसा करने से मना कर दिया। और ये याद रखिएगा, यूक्रेन का 19% क्षेत्र पे रूस का नियंत्रण है। कौन कौन सा क्षेत्र है वो हम सबको पता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रीमिया, डोनस्टोक, लुहांस, जेपोर्जिया, खेरसान, ये सारा जो रूस का पश्चिम पूर्वी हिस्सा वाला भाग है ना, यहाँ पे क्रीमिया है, यहाँ पे खेरसान है, यहाँ पे खार्किव है, यहाँ पे जयपोर्जिया यहाँ पे प्रांत है, यहाँ पे एजोब सागर है। ये वाला प्रांत लगभग 19% एरिया, यहाँ पे डोनस्टाक है। 19% एरिया रूस के कब्जे में। तो अमेरिका चाहता है रूस इसे छोड़ दे, लेकिन रूस ऐसा करने से भी मना कर रहा है। तो यहाँ पे अमेरिका और रूस के बीच विवाद फंस गया है। तो अमेरिका और रूस के बीच यहाँ पे विवाद फंसा, तो याद रखिएगा कि इससे भारत पर टैरिफ बढ़ने की और भी संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि जैसे अगर अमेरिका और रूस मतलब ये संधि अगर नहीं होती तो भारत भारत वो रूस अमेरिका भारत पे टैरिफ बढ़ा देगा, ऐसी बात हुई थी। तो बस उसके बारे में ये बताया गया है कि 12:30 बजे पहुंचे, ये सारी बातें हैं। बाकी मैंने मुद्दा बता दिया गया है। ये वही बातें हैं कि सर अब वही अमेरिका शर्त रखा है कि ये भाग छोड़ दे, लेकिन रूस छोड़ने से मना कर रहा है। और एक और न्यूज है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में क्या है, S&P एक रेटिंग एजेंसी है। S&P नाम सुना होगा, काफी न्यूज में काफी चर्चा में रहती है। S&P ने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है। भारत की बीबी माइनस से बीबी प्लस में डाल दिया है। पहले भारत की बीबी माइनस थी, अब बीबी में डाल दिया है भारत की रेटिंग, ये याद रखना है। जहां अमेरिका कहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत अर्थव्यवस्था है, वहां भारत की रेटिंग भी बढ़ गई है। ये एक अच्छा कॉन्ट्राडिक्टरी है अमेरिका के राष्ट्रपति की बात। तो ये देखते हैं। और ये क्यों डाल दिया गया है, पहले ये याद रखिए, ये सबने स्थिर रखा है। और ये क्यों डाल दिया गया है उसको यहाँ से पढ़ने से बगैर यहाँ पे पढ़ते हैं। ये इनकी इनकी एजेंसी है S&P। तो इनका इंटरव्यू में इन्होंने बताया है। तो इंटरव्यू किसने लिया है, रंजन मिश्र, असित रंजन मिश्र ने। तो क्या क्या सवाल पूछा है इसको देखते हैं। तो इन्होंने सवाल किया कि भारत को लेकर पिछली समीक्षा के बाद इस बार मूल रूप से क्या बदलाव हुआ है कि भारत की रेटिंग बढ़ गई है, क्या बदला। तो इन्होंने बोला भारत का राजकोषी मजबूत हो रहा है, राजकोषी घाटा, भारत राजकोषीय रूप से मजबूत हो रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत का जो सरकारी वह है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह है ना, वो मजबूत हो रहा है, उस गुणवत्ता उसकी सही हो रही है। तो इसका कुल मिला के बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली, इसलिए उन्होंने और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली इसलिए रेटिंग बढ़ा दिया है। इससे जीडीपी में वृद्धि भी होने की संभावना है। और विश्व में सबसे ज्यादा तो रेटिंग वो जीडीपी वृद्धि तो भारत की हो रही है इस बार, लगभग 6% के आसपास। तो एक ये कारण है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि भारत की सोवरेन रेटिंग को लेकर कुछ बुनियादी अवरोध हो रहे हैं। जैसा कि S&P सहित विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने उल्लेख किया है कि कम प्रति व्यक्ति आय, उच्च ऋण जीडीपी अनुपात सब, और ब्याज ज़्यादा देता है, ब्याज में पैसा ज़्यादा बाहर भेजता है। ये सारी वजह से भारत की रेटिंग नहीं बढ़ रही थी। तो अभी क्या हुआ ऐसा, तो इन्होंने बोला कि भारत राजकोषीय रूप से मजबूत हो रहा है। यहाँ पे फिर से जिक्र किया इन्होंने कि राजकोषीय रूप से मजबूत हो रहा है। तो जब राजकोषीय रूप से मजबूत होगा तो स्वाभाविक सी बात है, ये सारी चीज़ें तो छोटी ना, फिर भारत की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी $15,000 के आसपास। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला है कि भारत सरकार मानती नहीं कि ये रेटिंग एजेंसियां सही है। तो इन्होंने बोला कि हाँ कुछ जगह पे हो जाती है कमी, जमीनी स्तर पे ऐसा होता है, ये सब कह के इन्होंने टाल दिया है। और अगला है कि अमेरिका तुलना की गई है, उसके बारे में बताया। आकलन करना, अभी जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया उसके बारे में पूछा कि अभी 50% टैरिफ लगा दी। तो इन्होंने बोला अभी अभी भविष्य का आकलन करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि भविष्य में भी और कैसे क्या क्या संभावनाएं घटेंगी ये कहना मुश्किल होगा। तो उसी के बारे में कुल मिला के बात यह है कि भारत की रेटिंग बढ़ गई। क्यों बढ़ रही, अर्थव्यवस्था स्वाभाविक सी बात है बढ़ रही है, इसके कई कारण है। भारत के पास एफडीआई इस समय बड़ी मात्रा में आ रहा है, भारत का विनिर्माण उद्योग बढ़ रहा है, पीएलआई स्कीम, ईएलआई स्कीम, ये सारी वजह से भारत का विनिर्माण क्षेत्र बढ़ रहा है। और दूसरा, भारत राजकोषीय रूप से मजबूत हो रहा है। भारत का राजकोषीय घाटा हर साल लगभग कम होता जा रहा है। अभी
4.8 पे आ गया है इस साल राजकोषीय घाटा। 2025-26 के बजट में 4.8 में था, अब इसको 4.5% में लाना है। फिर ये धीरे धीरे राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, जो कहा कभी 6.97% के आसपास हो गया था, कम हो रहा। तो भारत की अर्थव्यवस्था कुल मिला के मजबूत हो रही है। अब ये एक स्वतंत्रता दिवस में, तो स्वतंत्रता दिवस के भाषण में क्या क्या ऐलान किया गया उसको देखते हैं। एक तो जीएसटी में सुधार की बात कही गई है, एक नए रोजगार सृजन की बात कही गई है, एक मेक इन इंडिया में चिप निर्माण की बात कही है, एक सुरक्षा कवच जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से कहा जा रहा है, ये किस लिए होगा? एयर डोम के लिए, मतलब एयर से जो मिसाइलें आएंगी उसकी सुरक्षा करने के लिए कवच बनाया जाएगा, उसकी बात है। और डेमोग्राफी मिशन, जो घुसपैठियों को कम करने के लिए एक डेमोग्राफी मिशन की बात कही गई है। और विपक्ष के साथ झड़प में वो तो होता रहता है। और भारत में एक समस्या का जिक्र किया गया, मोटापे की समस्या। भारत में मोटापे की समस्या बढ़ रही है, इसके लिए क्या जिक्र किया है इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने? इन्होंने कहा कि हर परिवार को, हर घर में संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम अपने घर में 10% तेल का कम यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं। हम एक महीने में जो भी राशन लाएंगे उसमें से, जैसे अभी 1 लीटर लाते हो तो फिर 900 ml लाएंगे, 10% अपने यहाँ तेल कम यूज करेंगे, तो हमारे यहाँ मोटापे की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में है। और ये कवच के बारे में बता दिया है। और ये दोनों के बारे में आगे देखते हैं। ये जीएसटी के बारे में क्या कहा है उन्होंने, कि अब जीएसटी जो अभी इतने सारे स्लैब चलते थे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 28% पे भी 28% प्लस सेस लगता था, ये सारे चलते थे। इसको दो स्लैब में लाना है, 5 में और 18 में, केवल दो स्लैब में लाना है। तो जीएसटी रिफॉर्म की बात चल रही है, जो अभी आने वाली जीएसटी काउंसिल में की बैठक होगी सितंबर में, उसमें ये आगे देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन अभी इसकी बात हो रही है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इससे भारत को राजस्व का घाटा हो सकता है, क्योंकि ये जो 28% वाले प्रोडक्ट है वो 18 में लाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है घाटा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे भारत का कर, जो कर का है ना, कर का दायरा बढ़ जाएगा। जब कर का दायरा बढ़ेगा तो टैक्स रेट कम करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी मानना है। बाकी चीज़ें हैं, अभी अभी क्या कितने परसेंट टैरिफ लगता है, ये 5 तरह के टैक्स रेट हैं, और लगभग बहुत सारी, लगभग 65% वस्तु में 18% वाले स्लैब में आती है, मतलब 18% स्लैब में 65% देश की वस्तुएं आती हैं। तो ये अब रैशनलाइज हो जाएगा, बात उसकी है इसमें। यहाँ पे टैक्स के दो रेट लाना है, 18 और 5% करना है, उसके बारे में बाकी अभी जब सितंबर में इसकी बैठक होगी तो इसमें डिटेल से देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं, अभी तो ऐसा कह दिया है। और जो रोजगार बढ़ने के ऐलान है उसके लिए कौन सी योजना है? ईएलआई, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो उसके बारे में, जिसको 1 जुलाई, ये 2 साल के लिए है, ये सब याद रखिएगा। 1 अगस्त 2025 से लागू हुई है, 31 जुलाई 2025 तक, वो 31 जुलाई 2027 तक रहेगी। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2025, 2 वर्ष के लाने हैं ये सब देख लीजिएगा। और इसमें क्या है, इंसेंटिव दिया जाएगा। कितना इंसेंटिव देने के लिए रखा गया? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए 2 वर्ष में। 15,000 रोजगार सृजन, और उसमें 15,000 निजी रोजगारों को देने की संभावना है। ये सारी बात है, बस स्कीम का नाम याद रखना है, ईएलआई 2 वर्ष के लिए है, ये याद रखना है। किसके लिए? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। इसमें प्राइवेट, निजी क्षेत्र भी शामिल है। ये पूछेगा केवल सार्वजनिक के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, बस इतना याद रखना है, काम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मेंस में जब कृषि या उद्योगों के बारे में कुछ लिखना हो पेपर फ्री में, तो अब काम आता है। बाकी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन छोटे मोटे पूछता है, तो ये निकल आता है, बेसिक पता रहेगा तो। अब देखते हैं आगे। भारत नहीं सहेगा परमाणु ब्लैकमेल। अभी जैसे कि कल बात हुई थी ना कि प्रधान वो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर ने कहा था कि भारत भारत पे आतंक, वो परमाणु हमला करने से नहीं पीछे हटेगा पाकिस्तान, ऐसी। तो इन्होंने भी कहा कि भारत नहीं डरेगा, ये सब ब्लैकमेल जो कर रहे हो कि परमाणु हमला, ये आसिम मुनीर जी ने कहा था। आसिम मुनीर मिसाइल परमाणु हमला के बारे में तो प्रधानमंत्री ने उसको नकार दिया। बस ये बात इतनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। वो न्यूज़ पढ़ लीजिएगा जिसमें स्टार लगा है, उसको पढ़ना मस्ट इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पे तो कहीं नहीं लगा है। जैसे ये, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे ये 4 स्टार, इनको पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ये 5 स्टार है, इसको पढ़ना ही है। इसमें स्टार नहीं लगा, मतलब जो स्टार लगा है ना उसको कंपलसरी है वो पढ़ना, ऐसी बात है। कला को मिलती नई पहचान। कैसे नई पहचान मिलती है? एनएफटी के तहत। पहले इन्होंने बताया कि पहले कला ऐसे ही चली जाती थी, जैसे प्राचीन कला में दीवारों पे उकेर दिया जाता था या मिट्टी से के बर्तन बना देते थे, तो कहाँ
तो कला का संरक्षण नहीं हो पाता था, बात ये है। लेकिन अब और अभी भी बोला, जब डिजिटल युग आया, इन्होंने बताया कि डिजिटल युग आया तो डिजिटल युग में भी कला को चुनौती मिल रही है कि जैसे भी कोई अपलोड करता है तुरंत दूसरा व्यक्ति भी अपलोड कर देता है। तो जो कला मतलब जो संगीत का, ये तस्वीरें वीडियो कॉपी कर लिया जाता है, तो जो कलाकार है उसको श्रेय नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ी बात ये। तो इन्होंने इसका एक उपाय बताया, क्या है, एनएफटी। एनएफटी क्या है? एनएफटी एक ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित होता है कि किसी भी फोटो या चित्र का आप एक नॉन फंजिबल टोकन बनवा लीजिए, ये ब्लॉकचेन पे आधारित होगा, तो ये आपका संरक्षित हो जाएगी कला, बात उसके ऊपर है पूरी। तो इन्होंने बोला कि एनएफटी का एक चीज़ फ़ायदा है कि इससे कला संरक्षित होती है और कलाकार का नाम एकदम और इसका सबसे बड़ी बात है, ये कॉपी नहीं हो सकता। कॉपी होगा तो सबको पता चल जाएगा क्योंकि ब्लॉकचेन में आ चुका है, और जो चेन पहले होगी वो सब पता चल जाएगा। तो ये एक इन्होंने एनएफटी को कला से जोड़ के देखा गया, और एनएफटी बढ़ रहा है दुनिया में। ये बताया गया कि 2024 में लगभग 25 अरब डॉलर का व्यापार था एनएफटी में विश्व में, और 2032 में 264 अरब डॉलर व्यापार होने की संभावना है। ये सारी बात बताई गई है एनएफटी के बारे में, एनएफटी कैसे कला को संरक्षित करती है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने मधुशाला का वो एनएफटी करवाया था जिसको 7 करोड़ में नीलाम किया था। ये कला का संरक्षण ही हुआ ना 2021 में। ये एग्जाम्पल है। असली नकली की पहचान अच्छे से हो जाती है जब एनएफटी का यूज करेंगे। आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है, प्रमाण पत्र मिल जाते हैं, ये सारी बातें हैं। बस इसको एक बार देख लीजिएगा, बस वही है इसमें। ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसको देखते हैं पहले। दुनिया की तुलना में एशिया अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि इन्होंने बताया, एक रिपोर्ट आई विश्व मौसम संगठन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 के मुताबिक इन्होंने बताया कि एशिया अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। इसका असर आंकड़ों ये इसका असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, सिर्फ इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो एशिया गर्म हो रहा है इसका असर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? आर्थिक परिस्थितियों में कैसे दिख रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ आपदाएं बढ़ गई हैं। कौन कौन सी? ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट, भूस्खलन। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? पर्वत में हिमालय पर्वत, जो तिब्बती पठारी, ये सब में वो जो जिसको तीसरा धूप ही माना जाता है, ये याद रखिएगा, तीसरा धूप। तो ये सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी हो रही, बर्फबारी कम हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी आपदाएं घट रही है। एक प्रभाव ये, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और यहाँ पे भी वही बात बताया है कि इतने दो मतलब सितंबर 2024 में 10% गर्म हुआ, ये सब बताया गया है। मेन चीज़ ये याद रखिएगा कि एशिया ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसके प्रभाव क्या होंगे? हिमालय पर्वत पिघलेगा, और एशिया के गर्म होने से एक चीज़ ये बताएगी, यहाँ पे समुद्र भी गर्म हो रहा है। यहाँ पे पता है समुद्र के भी गर्म हो रहा है, उसके बारे में है। और ये रेयर अर्थ मिनरल के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। रेयर अर्थ मिनरल हम सबको पता है, रेयर अर्थ मिनरल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? चाइना में होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 80 से 90% की भागीदारी है चाइना की रेयर अर्थ मिनरल्स में। तो इन्होंने ये भी बताया है कि जो अमेरिका चाइना चाइना का विकल्प तलाश रहा है रेयर अर्थ मिनरल के मामले में, वो ऐसा निकट भविष्य में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? क्योंकि चाइना काफ़ी समय से ये सारी चीज़ें बना के बैठा हुआ है। जैसे चाइना में क्या है कि पर्यावरणीय कानून इतने प्रतिस्पर्धी नहीं कि पर्यावरण की वजह से रोक लगा दिया जाए। वहाँ पे बड़ी आबादी में वो भी है, श्रम की उपलब्धता है। तो चाइना पहले से ये सारी चीज़ों में पकड़ बना चुका है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे अमेरिका जापान की कहानी। जापान ने 2010 में सेनकाकू द्वीप के विवाद में चाइना से रेयर अर्थ मिनरल आयात निर्यात पर रोक लगा दिया गया था चाइना ने। तो जापान को कई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से जापान को फिर से चाइना के ऊपर निर्भर होना पड़ा था। अभी भी जापान 70% रेयर अर्थ मिनरल चीन से ले रहा है। तो अमेरिका अगर ऐसा करते हो तो अमेरिका को भी ये सारी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, जिसमें बात इसकी कही गई है। बाकी कुछ नहीं है, पर देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। रेयर अर्थ मिनरल की इंपॉर्टेंस के बारे में, रेयर अर्थ मिनरल कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये सबको पता है। इलेक्ट्रिक वाहन, चुंबक वाहनों में टरबाइन, विंड टरबाइन, रोबोटिक्स, आधुनिक प्रौद्योगिकी जो भी है, आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ों में रेयर अर्थ मिनरल यूज होते हैं। और प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछेगा? डायरेक्ट पूछेगा कि रेयर अर्थ मिनरल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा चीन में। कितने? लगभग 80 से 90%। देखते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया में अनिवार्य है सुधार। क्या सुधार है? अभी पिछले कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश में एक समिट में मुख्य न्यायाधीश जो गवई हैं, जस्टिस गवई, उन्होंने ऐसा कहा कि अब भारत को न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा पेंडिंग केस हैं, लगभग 5 करोड़ पेंडिंग केस हैं,
जिसमें से सबसे ज़्यादा 4.5 करोड़ के आसपास अधीनस्थ न्यायालयों में है पेंडिंग केस। ये याद रखना है। और ये डेटा कहाँ से लिया गया है? नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड से। यस, पहले तो ये इन्होंने इंट्रोडक्शन में वही बताया कि अब तो भारत के न्यायालयों को भी अब लग रहा है कि न्याय में सुधार की आवश्यकता है, ऐसा मुख्य न्यायाधीश ने कहा है। तो इन्होंने कहा भारत में न्यायालय की प्रक्रिया जो धीमी हो रही है और धीमी गति से चल रही है। प्रयास ऐसा नहीं कि प्रयास हो ही नहीं रहे, न्याय प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इनकी गति धीमी है। क्या तो इन्होंने बताया क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। जैसे एक राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन सिस्टम है 2024 का। ये किस लिए है अदालत प्रबंधन सिस्टम? अदालत प्रबंधन सिस्टम में क्या होगा कि हर हर किसमें हर पुलिस स्टेशनों में एक अदालत, एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें पुलिस वालों को घर से मतलब पुलिस स्टेशन से ही अदालत में अपना बातचीत मतलब जो भी होता है पेशी में पेशी अटेंड कर सकते हैं, मतलब अदालत नहीं जाना पड़ेगा। इससे संसाधन की बचत होगी। एक राष्ट्रीय जुडिशल ग्रिड है अपने पास। न्यायिक सेवाएं हैं, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पे चर्चा कर रहा है। कई समय से चर्चा हुई लेकिन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी बनी नहीं है, और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए प्रयास भी हुआ था। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट एनजेएससी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये एक प्रयास हुआ भी था जिसको फोर्थ जजिस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। फोर्थ जजिस केस ये सब जानते हैं। और इसमें इसी चीज़ की बात कही गई है। विधि आयोग ने भी ऐसा कई बार कहा है कि अदालत में रिफॉर्म की ज़रूरत है। अखिल भारत अखिल भारतीय न्यायिक नियुक्ति यही एनजेएसी की बनाने की ज़रूरत है, जो कि बनाया भी गया था लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। और एक चीज़ इसमें अच्छी बात कही गई है, वो ये क्या है कि एनजेएसी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इसके बारे में इसके बनाने से क्या चुनौती होगी। तो एक चुनौती बताइए कि इस भाषा की समस्या हो जाएगी। जैसे स्थानीय न्यायालयों में लोकल भाषाओं में केस लड़े जाते हैं, तो यदि एनजेएसी बना दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति कहीं का आके, जैसे सिविल सेवा में क्या होता है कि पता पता चले कि दक्षिण का व्यक्ति उत्तर भारत में काम कर रहा है, उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत में काम कर रहा है, तो भाषा की समस्या हो जाएगी। इसलिए ऐसा एक तर्क दिया गया, लेकिन ये तर्क बड़ा वो जब बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं, क्योंकि ये जो भाषा वाला मामला है ये तो सिखाया जा सकता है ना भाषा। कोई बड़ी बात थोड़ी कि मतलब जो पढ़ के जज बन गया उसको भाषा नहीं सिखा सकते हम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बस यही जिक्र किया है। और चुनौतियाँ क्या है, वही ग्राउंड ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बड़ी-बड़ी बातें तो कर देते हैं कि ये करना है, वो करना है, होता नहीं है। और दूसरी समस्या है संसाधन की समस्या। संसाधन में क्या, इंटरनेट की पहुँच है, इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है और बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है, संसाधन की पहुँच नहीं है। और एक बात क्या है त्वरित न्याय के बारे में। त्वरित न्याय कैसे पूर्ति हो सकती है इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे कुछ त्वरित न्याय के बारे में क्या क्या कर सकता है, तो इसके लिए वही तकनीक। और सबसे बड़ी बात है यार, आजकल आज के समय में त्वरित न्याय और जो भी है सब चीज़ तभी उपलब्ध हो सकेगी जब तकनीक अच्छी कर लेंगे। तकनीक अगर बढ़िया हो जाएगी तो फिर त्वरित त्वरित न्याय आसानी से हो जाएगा। तकनीक क्योंकि समयबद्ध सही चीज़ें हर चीज़ समय पे हो जाएगी, सरल हो जाएगी। लंबित मामले आराम से निपटाए जा सकेंगे। जहां अभी एक दिन में 4 केस निपटाते थे, अगर ऑनलाइन चीज़ें हो जाएंगी तो एक दिन में 10 केस निपटने लगेंगे, लंबित मामले भी कम होंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है तकनीक। और इसमें यहाँ पे कुछ तुलना बताई गई है। जैसे सिंगापुर में ई लिटिगेशन सिस्टम है जिससे जिससे न्यायालय की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होती हैं। अमेरिका में ऐसा एक सिस्टम है। ट्रायल एक्ट होता है प्री प्री बॉर्निंग मध्यस्थता के लिए। यूनाइटेड किंगडम में भी है, यूके में आपराधिक मामलों में जल्दी जल्दी हो जाना। जापान में भी काफ़ी सिविल एवं आपराधिक मामले 4 महीने में निपटाए जा सकते हैं, 3 से 4 महीने में। ये आप तुलना कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा एक सिस्टम है, ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म। तो ऐसा अपने भारत में भी होना चाहिए, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लंबित मामले बहुत है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। 4.5-5 करोड़ ये था। अब देखते हैं ये बेटी पढ़ी फिर कहाँ गई। इसमें एक विरोधाभास का जिक्र किया गया है। क्या विरोधाभास? कि महिलाओं में शिक्षा शिक्षा स्तर तो बढ़ रहा है, यहाँ पे सब डेटा लिखा है, शिक्षा स्तर तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार स्तर नहीं बढ़ रहा। रोजगार स्तर कम हो रहा। क्यों कम हो रहा? इसके यहाँ पे 2-3 कारण बताएं। और डेटा बताया गया कि भारत में महिलाओं का रोजगार सबसे कम है। देखो, जहाँ बांग्लादेश में 36% है, सऊदी अरब में 26% है, और
चीन में 60% है, केन्या में 47% है, अमेरिका में 56% है, लेकिन भारत में जस्ट केवल 22% है। तो महिलाओं का रोजगार भारत में सबसे कम है। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। और क्यों बताया गया? क्योंकि ये एक कारण बताया है। क्या कारण है? सामाजिक कारण। कौन सा कारण है? कि तुम 1-2 साल नौकरी कर लो, फिर जाके घर घर संभालो। ये एक सामाजिक कारण है। बाकी यहाँ पे ये बताया कि शिक्षा मिल रही है, मेडिकल कॉलेज में जगह, मतलब बेटियों, ये तो ठीक है, महिलाएं शिक्षा के स्तर में काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, शिक्षा लगभग हर जगह पहुँच गई हैं, लेकिन रोजगार के स्तर पर अभी नहीं बढ़ पा रही हैं। बस उसके बारे में। और एक चीज़ यहाँ पे क्या क्या प्रयास चल रहे हैं ये बताया। सर्व शिक्षा अभियान, RTI एक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रयास है। और एक चीज़ यहाँ पे बढ़िया बताई है, इसको कभी भी ऐसे ऐसे में भी लिख सकते हैं, ये लाइन ऐसे में, सोसाइटी में, सोशल जस्टिस में कहीं भी लिख सकते हैं। क्या कि अगर महिलाओं की रोजगार में भागीदारी 10% बढ़ती है ना, 10% महिलाओं की भागीदारी बढ़ा देंगे तो भारत की GDP में 16% तक वृद्धि हो सकती है। ये एक अच्छा डेटा है, तो इसको हर जगह यूज करना है। बाकी वही है, कॉर्पोरेट जगत में पंचायतों महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। तो इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं फिर कोई और वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए थैंक यू।